नमस्कार। देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। क्या जम्मू कश्मीर में स्थित सैन्य ठिकाने अब पाकिस्तानी ड्रोन साजिश के निशाने पर हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले के बाद कई और ड्रोन देखे जाने का सिलसिला थमा नहीं है। फिर से ड्रोन देखे गए हैं, वो भी एक नहीं तीन, वो भी सैन्य ठिकानों के आसपास। शुरुआती जांच में चिंता की बात यह सामने आई है कि जांच एजेंसियों को शक है कि इस हमले में चीन में बने ड्रोन की मदद ली गई है। ड्रोन हमला केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चीनी ड्रोन से हमले का शक सुरक्षा एजेंसियों को है। लश्कर की साजिश हो सकती है। जिस तरीके से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, कल रात भी आसमान में ड्रोन देखा गया, संदिग्ध थे ये ड्रोन। 2020 में इसी तरह के ड्रोन से काबुल में हमला हुआ था। एनएसजी की टीम जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी जांच के लिए जम्मू पहुंच चुकी है। जम्मू हमले की जांच एनआईए भी कर रही है। तो तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। ड्रोन हमला केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहला ड्रोन कुंजवानी चौक इलाके में, दूसरा ड्रोन कालूचक इलाके में, तीसरा ड्रोन सुजवा इलाके में। एक ही रात में तीन ड्रोन अवैध तौर पर उड़ते हुए देखे गए। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि ये ड्रोन भी जम्मू के उन संवेदनशील इलाकों में देखे गए जिनके इर्द गिर्द सैन्य ठिकाने हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक 28 और 29 जून की आधी रात को कुंजवानी चौक इलाके में 2 बार ड्रोन उड़ता देखा गया। कुंजवानी में पहले रात 1:30 से 2 बजे और फिर 3:30 बजे ड्रोन दिखा। कालूचक इलाके में भी 2 बार ड्रोन दिखाई दिया। कालूचक में पहली बार रात 3:30 बजे और फिर तड़के 4:50 पर ड्रोन उड़ा, जबकि सुजमा इलाके में तड़के 4 से 4:30 के बीच ड्रोन उड़ता दिखा। सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि जहां जहां आधी रात को ड्रोन उड़ते दिखे, वो सभी इलाके जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन से 7 से 10 किलोमीटर के दायरे में हैं और जम्मू श्रीनगर हाईवे से सटे हुए हैं। सुजमा में तो मिलिट्री ब्रिगेड के पास ड्रोन देखा गया है। उसके बाद कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांड साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं। जितने वाइटल स्टेशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। ड्रोन अटैक के बाद भी अवैध रूप से उड़ते ड्रोन का मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि खुद वायुसेना ने माना है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला ड्रोन से ही हुआ। उस ड्रोन ब्लास्ट केस की पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट की एक टीम भी जम्मू पहुंची है। 15 अगस्त आने वाला है और दिल्ली में जो वीवीआईपी बिल्डिंग्स हैं उनकी सुरक्षा को किस तरह से और चाक चौबंद किया जा सकता है या उनकी सुरक्षा में किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं, इसका आकलन करने के लिए दिल्ली स्पेशल सेल की टीम यहां आई है, क्योंकि ये भारत में अपनी तरह का पहला ड्रोन हमला है जो किसी सैन्य संस्थान पे किया गया हो। ऐसे में सुरक्षा में कुछ बदलाव ज़रूरी हैं और किस तरह से ये हमला हुआ और क्या कुछ वहाँ पर किस तरह से विस्फोटक गिराए गए, ये सब जांचने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहां पहुंची है। सतवारी एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की तो जोर शोर से जांच चल रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि एक के बाद एक 3 और इलाकों में आधी रात को ड्रोन उड़ते हुए दिखे हैं, वो भी एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के 2 दिन बाद। देखिए, इस सिलसिला में परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी, सीआरपी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनएसजी के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। इस बीच जिन ड्रोन का हमले में इस्तेमाल किया गया है, उनको लेकर सूत्रों से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को शक है कि वो ड्रोन मेड इन चाइना हैं। ये ड्रोन चीन ने पाकिस्तान को दिए थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ये ड्रोन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मुहैया कराए थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित तालिबान आतंकियों ने 2020 में काबुल में भी ऐसे ही ड्रोन के जरिए हमला किया था।
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक की जांच NIA कर रही है। इस बीच भारत ने ड्रोन हमले का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। तो पहली बार ड्रोन ने जम्मू एयरबेस को निशाना बनाया। ये पहला हमला था ड्रोन की मदद से और तब से लगातार संदिग्ध ड्रोन के दिखने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स फील्ड से इस समय जुड़ रहे हैं। अजय बाचलू जम्मू से जुड़ रहे हैं और नीरज पांडे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज पांडे, आपका मैं रुख इसलिए पहले करूंगी क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इन ड्रोन हमलों को लेकर एक रिपोर्ट बनाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। क्या ये बैठक शुरू हो गई है? क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शोभना कि प्रधानमंत्री आवास पे ही हूं और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास और ये माना जा रहा है कि बैठक ये शुरू हो चुकी है। दरअसल खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर थे और वहाँ से लौटने के बाद ये सीधे प्रधानमंत्री से अभी मिलने पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि लद्दाख की सिचुएशंस और जम्मू के जो अभी हाल के जो घटनाक्रम है, चाहे वो ड्रोन हमला हो और तमाम और जो बातें, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ जो तीनों शीर्ष लीडर हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह, तीनों लोग बैठकर इस पर कहीं ना कहीं मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे। और NSA का शामिल होना, इससे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो बॉर्डर की सिक्योरिटी के हालात हैं उस पर कहीं ना कहीं समीक्षा होगी और समीक्षा के साथ साथ ये तय किया जाएगा कि फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो। तो इन सब विषयों को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पे एक हाई लेवल की बैठक शुरू हो चुकी है। जी शोभना। नीरज पांडे, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। अजय बाचलू, पहला हमला एयरबेस जम्मू एयरबेस पर हुआ, उसके बाद कालूचक में संदिग्ध जो ड्रोन है वो देखे गए और लगातार ये सिलसिला जारी है। और अब जो नई बात निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो ड्रोन है ये मेड इन चाइना है और ISI ने ये लश्कर तैयबा को दिया था। इस कनेक्शन को लेकर जांच कहां तक पहुंची है और अब क्या एहतियात बरते जा रहे हैं सैन्य स्थानों के द्वारा? मेड इन चाइना ड्रोन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है जम्मू कश्मीर में। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और कठुआ में पाकिस्तान ने एक बड़ा ड्रोन भेजा था जिसमें AK-47 राइफल्स और बहुत सारा आर्म्स एंड एमुनेशन भेजा गया था 1 साल पहले, करीब 1 साल पहले। तो कठुआ के बॉर्डर पर उस ड्रोन को मार गिराया गया था और उस ड्रोन अजय, आप माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जो भी ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है वो मेड इन चाइना है और ये सबूत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास बहुत पहले से है, क्योंकि जो ड्रोन इससे पहले इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो मादक पदार्थों की तस्करी में हो या फिर हथियारों की तस्करी में हो, वो सभी ड्रोन मेड इन चाइना के पास हैं और भारत के पास इस बात के काफ़ी सबूत हैं। रही बात दूसरी सुरक्षा और सैन्य ठिकानों की कहाँ तक पहुँची है, लगातार यहाँ पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जो है वहाँ पर लगातार जो है वो सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। और आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पहुंची है, NSG के कमांडोज यहाँ पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसलिए पहुंची है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भारत का पहला हमला किया गया, भारत के किसी सैन्य संस्थान पर पहला हमला ड्रोन से किया गया, तो किस तरह से हमला किया गया, किस तरह से इसे बचाया जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं स्टडी करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पहुंची है। तो इसके बाद क्या क्या एहतियात किए जाएं शोभना, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस दिन यानी कि शनिवार और रविवार की रात इस एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ, उसके बाद ये उसी एहतियात का नतीजा है कि जिस भी इलाके में जिस भी सैन्य संस्थान के ऊपर से ड्रोन गुजरता है उसकी डिटेक्शन हो जाती है। और ये सिलसिला लगातार 2 रातों से जारी है और लगातार सुरक्षा एजेंसियां अब जमीन से लेकर आसमान तक नजर जमाए हुए हैं। बिल्कुल, ये मामला बहुत गंभीर हो गया है अजय बाचलू, क्योंकि हर बार चाहे स्वतंत्रता दिवस का समारोह हो, 26 जनवरी का समारोह हो, उसमें हमेशा ये इंटेलिजेंस इनपुट आता है कि ड्रोन से हमला हो सकता है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्रोन की मदद लेकर इस तरीके के आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं इस तरह के हमले से आगे बचा जा सके और पाकिस्तान की चाल को खत्म किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे, अजय बाचलू इस पूरी जानकारी के लिए। अगर हम बात करें जम्मू की, जम्मू के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन की साजिश की जांच लगातार चल रही है। इस बीच बिहार नेपाल बॉर्डर पर जो
चाइनीज ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई है। सोमवार की शाम को पूर्वी चंपारण जिले में नेपाल सीमा पर एक कार से 8 ड्रोन और कैमरे जब्त किए गए हैं। ये खेप नेपाल से लाई जा रही थी और इसे भारत पहुंचाया जाना था। बड़ी खबर इस समय की, एसएसबी ने ड्रोन ले जा रहे कार सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी ड्रोन और कैमरे 8 डिब्बों में पैक किए गए थे। गिरफ्तार लोगों की पहचान सीतामढ़ी जिले के विक्की कुमार, राहुल कुमार और पूर्वी चंपारण के कृष्ण नंदन कुमार के रूप में हुई है। लेकिन अब ये सुरक्षा एजेंसियों को जांच भी करनी होगी कि आखिर ये ड्रोन किस वजह से भारत सीमा में लाए जा रहे थे। निधिश्री झा हमारी सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही है। निधिश्री, ड्रोन का जो कहा जाए इस्तेमाल है वो फोटोग्राफी में भी होता है। लगातार ब्याह शादियों में हम देखते हैं कि ड्रोन कैमरे उड़ रहे हैं और फोटोग्राफी की जा रही है, लेकिन ये जो ड्रोन कैमरे पकड़े गए हैं, क्या जांच एजेंसियों ने कुछ खुलासा किया है कि क्या ये गलत नियत के साथ भारत में लाए जा रहे थे या कुछ और इसका पर्पस था? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जांचबीन जो है वो लगातार चल रही है। एसएसबी के जो जवान हैं उन्होंने ये सभी ड्रोन कैमरे को जो है वो जब्त किया है। और ये गुआबाई एक कैंप है, कुंडवा चैनपुर इलाका कहलाता है। वहीं पर नेपाल से जब गाड़ी आ रही थी, सफेद की कार अब तक बताई जा रही है, उस गाड़ी से और बंद डब्बों में ये सभी ड्रोन कैमरे। तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन जिन 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है उनके पास से नेपाली करेंसी भी बरामद होने की बात की जा रही है। उसके साथ साथ सभी मेड इन चाइना बताए जा रहे हैं। तो पुलिस जो है वो अभी तफ्तीश में जुटी हुई है और ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि 8 ड्रोन एक साथ डब्बे में बंद थे, इसके पीछे के क्या मकसद है। तो फिलहाल जो है वो जांचबीन जो है वो लगातार चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद निधिश्री झा, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर रुक करूंगी। श्रीनगर के परिमपोरा इलाके के मलूरा में कल जो दिन भर एनकाउंटर चला उसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से एक लश्कर का आतंकवादी था, टॉप कमांडर नदीम अबरार उसका नाम, जिसे कि अब पकड़ा गया था। लेकिन जब उसकी निशानदेही पर उसे उसके एक ठिकाने पर ले जाया गया तो वहां एक और आतंकी छिपा हुआ मिला जिसने भारी गोलीबारी की। ताबड़तोड़ गोलियां, धमाके की आवाज और अफरा तफरी। श्रीनगर के मलूरा में आतंकियों की ओर से हुई गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने जवाब दिया तो पूरा इलाका गूंज उठा। घंटों चले इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें एक लश्कर तैयबा का कमांडर नदीम अबरार जबकि दूसरा आतंकी पाकिस्तानी था। इस एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ के 2 अफसर और एक जवान भी घायल हो गए। 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था, अबरार का नाम आया था, जो नारवल का है, नदीम अबरार पूरा नाम है, दूसरा एक एफटी का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉड्यूल दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का। खुर्शीद सोपुर इनकाउंटर मारा गया। दूसरा मिल्टन जो था पाकिस्तानी घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। आतंकी चूंकि श्रीनगर के रिहायशी इलाके में छिपे थे, इसलिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी तो की, लेकिन कोई एक्शन लेने से पहले सुरक्षा बलों ने वहां से नागरिकों को बाहर निकाला। इनमें महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। लेकिन इससे पहले सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के परिमपोरा इलाके में लश्कर आतंकी नदीम अबरार को एक नाके पर गिरफ्तार कर लिया था। वो कार से जा रहा था। जब उसे सुरक्षा बलों ने दबोचा तो वो दहाड़े मारकर रोने लगा। पूछताछ के दौरान लश्कर आतंकी अबरार ने कई खुलासे किए। उसने बताया कि श्रीनगर के मलूरा के एक घर में उसने एक AK-47 राइफल छिपा रखी है। अबरार की निशानदेही पर उसे परिमपोरा के उसी घर में ले जाया गया जहां उसने राइफल छिपे होने की बात बताई थी। जैसे ही सुरक्षा बल उस घर में घुसने लगे तो घर के अंदर छिपे एक पाकिस्तानी आतंकी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसमें सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। इसी दौरान लश्कर आतंकी अबरार भी मारा गया।
हम लोग पुलिस की टीम हमारे डीआईजी अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। एक स्पेशल टीम बनाए थे, उसके एक ही मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे जो कानूनी लीगल है। हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया, जिस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपी आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया, फिर इनकाउंटर चलते रहा। घर के अंदर छिपकर फायरिंग कर रहा पाकिस्तानी आतंकी भी बाद में मारा गया। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर वाली जगह से 2 AK-47 राइफल्स और भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किए हैं। तो मातृभूमि में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। SN श्रीवास्तव कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह पर अब बालाजी श्रीवास्तव नए कमिश्नर होंगे दिल्ली के। बालाजी श्रीवास्तव इस वक्त स्पेशल सीपी विजिलेंस के पद पर तैनात हैं। 1988 बैच के आईपीएस हैं बालाजी श्रीवास्तव और अब दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे बालाजी श्रीवास्तव। इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक से पहले रक्षा मंत्री को एयरफोर्स चीफ ने ब्रीफ किया, यानी वायुसेना प्रमुख ने उनको ब्रीफ किया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर यह अहम बैठक शुरू हुई है। जम्मू में हुए ड्रोन हमले और सुरक्षा तैयारियों पर प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री और NSA अजीत डोभाल अपडेट देंगे। जियो फेंसिंग तकनीक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ड्रोन हमले के मुद्दे को भारत ने UN में भी उठाया है। तो ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास पर और इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में कांग्रेस का जो झगड़ा है वो खत्म होगा या फिर बढ़ेगा, इस सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है। आज राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात होनी है। सिद्धू सुबह ही पटियाला से दिल्ली के लिए चले थे। माना यह जा रहा है कि सिद्धू आज राहुल और प्रियंका गांधी दोनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन हो नहीं पाई थी। खबर यह आई थी कि सोनिया गांधी ने समय नहीं दिया। पंजाब कांग्रेस में 2 खेमे बने हुए हैं। कैप्टन के करीबी सूत्र पार्टी तोड़ने तक की धमकी दे चुके हैं। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि सिद्धू की मीडिया में बयानबाजी से कांग्रेस की जो कमेटी है, जो सुलह कमेटी है, वो नाराज है। अब इस नाराजगी के बाद सिद्धू की राहुल गांधी से मुलाकात होने जा रही है। वो पटियाला से सुबह निकल चुके हैं। प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करनी है। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, पहले आपसे अपडेट चाहूंगी, क्या सिद्धू पहुंच चुके हैं? मुलाकात का क्या समय मुकर्रर किया गया है? देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि सिद्धू दिल्ली पहुंच गए हैं। तकरीबन 11:15 बजे वो पटियाला के अपने आवास से निकले दिल्ली के लिए। दिल्ली सिद्धू पहुंच गए हैं और कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सिद्धू फिलहाल पंजाब भवन पहुंचे हैं। अब से कुछ सेकंड पहले जब हम बातचीत कर रहे हैं, उनका सुबह से इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी के आवास पर पूरी मीडिया, नेशनल मीडिया और पंजाब की मीडिया उनका इंतजार कर रही है। अब जब वो दिल्ली आ गए हैं, उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर, यानी तकरीबन 5 बजे के आसपास वो राहुल गांधी के आवास पर आएंगे, जहां पर कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। और यह भी संभव है, जैसा सूत्र दावा कर रहे हैं, कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के घर पर आकर के सिद्धू से मिले। तो अभी फिलहाल इंतजार ही हो रहा है राहुल गांधी के आवास पर नवजोत सिंह सिद्धू का। जी बिल्कुल ठीक है। जैनेंद्र, आप बने रहिए, नजर बना के रखिए। ये बैठक बहुत अहम हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से 2 खेमों में लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है। जगविंदर पटियाल, एक पार्टी होती है जो आपदा में अवसर ढूंढती है, लेकिन एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हर अवसर में आपदा ढूंढ लेती है। कोरोना की मारामारी में जब बीजेपी बैकफुट पर है, अकालियों से भी लोग नाराज हैं, ऐसे अवसर में आपदा खड़ी कर दी है कांग्रेस ने। सिद्धू की मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं आज? देखिए, सिद्धू की मुलाकात के मायने हैं कि आज लगभग प्रिंसिपली ये तय हो जाएगा कि पार्टी का प्रधान कौन बनेगा, सिद्धू को क्या रोल दिया जाना है, और क्या पंजाब में सरकार डमी सीएम के साथ रहेगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बने रहेंगे, या पोर्टफोलियोज बदले जाएंगे, मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, नए चेहरे आएंगे, दलित, हिंदू और जाट सिख, इसमें जो समीकरण है ये फेरबदल किए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। नंबर 1, सुनील जाखड़ को रिप्लेस करके किसको नया पार्टी चीफ पंजाब का बनाया जाता है, जिस पर कि सिद्धू की आंख भी है और सिद्धू बनना भी चाहते हैं। दूसरी बात,
क्या चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह बने रहेंगे? अगर बने रहेंगे तो क्या हाईकमांड उनको कमजोर करेगा? और क्या उन पर जो सेटिंग के आरोप लग रहे हैं उसके चलते पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे, या फिर 2 डिप्टी सीएम के अलावा बाकी मंत्रियों को में भी फेरबदल होगा? क्या नए मंत्री आएंगे? क्या नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए पुराने कुछ चेहरे निकाले जाएंगे? इन तमाम चीजों पर प्रिंसिपली आज कई बातें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन चौंकाने वाली बात एक है कि कैप्टन को मिले बिना सिद्धू से ये राहुल प्रियंका की मुलाकात जो है इस बात की तरफ इशारा करती है कि कैप्टन साहब अगर परेशान हैं इन दिनों तो उनकी परेशानी जायज है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पिछली बार सोनिया गांधी ने उनको समय नहीं दिया, अब सिद्धू से मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र आपका, जगविंदर आपका। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि धर्म परिवर्तन के इस रैकेट में कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। इस मामले में 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप है इन लोगों के ऊपर। सबसे पहले उमर गौतम की पिछले हफ्ते सोमवार के दिन गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद कल भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले आरोपियों पर हवाला रैकेट में शामिल होने और विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम करने का भी आरोप है। जांच एजेंसियां इन लोगों की परतें खोलने में लगी हुई हैं। यूपी में धर्मांतरण के रैकेट में लगातार नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण के इस गोरख धंधे में ये सौदागर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी को इनकी कारगुजारियों की भनक तक न लग पाए। जांच एजेंसियों ने 7 कोडवर्ड का पता लगाया और डिकोड कर उनके मतलब निकाले। कुछ कोडवर्ड इस तरह से थे: रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम यानी धर्म को परिवर्तन करना, मुतक्की मतलब हक और सच को तलाश करना, सलात मतलब नमाज, रहमत यानी कि बाहर विदेशों से आने वाला फंड, अल्लाह के बंदे यानी कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया से मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि ये कोड वर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था। 7वां कोड वर्ड है कौम का कलंक। इस कोड वर्ड को जांच एजेंसी अब तक डिकोड नहीं कर पाई है। एबीपी न्यूज से बातचीत में यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने भी धर्म परिवर्तन रैकेट में कोड वर्ड के इस्तेमाल की पुष्टि की है। मूक बधिर बच्चे जो है साइन लैंग्वेज से एक्सचेंज करते हैं तो उसको भी जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसको भी और जांच पड़ताल की जा रही है। तो जो भी होगा, कोडिंग होगी, किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या हर आदमी से कैसे वो डील करते हैं, ये सब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसे मैंने कहा, अगर इसमें कहीं भी ये एलिमेंट इलीगल एलिमेंट है तो उसकी जांच पड़ताल जरूर की जा रही है। वहीं इस मामले में उमर और जहांगीर के बाद 3 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी उमर गौतम से पूछताछ में पता चला है कि इस रैकेट में मूक बधिर छात्रों को भी फंसाया गया। रैकेट में शामिल लोग पहले मूक बधिर छात्रों को हिंदू से मुस्लिम बनाते थे, फिर इन छात्रों की एक टीम बनाई जाती थी जो दूसरे लोगों को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाते थे। धर्म परिवर्तन कराने पर आरोपियों को पैसे भी मिलते थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी राहुल भोला ने करीब 7 मूक बधिर छात्रों का धर्मांतरण कराया था। आरोपी मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान ने 6 मूक बधिर छात्रों का धर्मांतरण कराया। यूपीएटीएस की टीम अब इनके खातों को फ्रीज कर सभी लेन देन की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा वो संसद में उठाएंगे। रवि किशन ने यह भी कहा कि इस रैकेट में शामिल लोग दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। मेरे साथ यूपी में बीजेपी के बड़े नेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी हैं। सर, धर्मांतरण का मुद्दा बहुत चर्चा में है। 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहा जा रहा है यूपी में 32 जिलों में और पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में कनेक्शन है। आप तो गोरखपुर से आते हैं, बड़ा सेंसिटिव इलाका है, इस पूरे मामले पे क्या कहें? इस वक्त मैं एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को कह देना चाहता हूँ, पूरा देश के सारे हिंदू सकते में। ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय आ गया जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों के साथ इतनी बड़ी साजिश हो रही है। वेल प्लान्ड, जैसे कोई मिल के हिंदुओं को खत्म करना चाह रहा है जड़ों से। अब हर राज्यों से खबर आ रही, अब यहाँ तक कि कश्मीर से भी खबर आ रही। तो ये कौन फंड कर रहा है, पहले ये जानना है। इतनी हर्ट हो गई है हमको भी स्वयं कि मैं इसको सदन में उठाऊंगा, मैं पार्लियामेंट में ये आवाज उठाऊंगा कि इस पर एक
बहुत कठोर से कठोर कानून आए। एक बहुत बड़ा अपराध कि एक धर्म में एक बच्चा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है, उसको अचानक कुछ बड़े होने के बाद उसको एक अलग धर्म की तरफ ले जाना, माँ बाप से जुदा कर देना, माँ बाप की परमिशन नहीं, किसी की परमिशन नहीं, इनोसेंटली, एक बहुत ही बड़ी साजिश है, वेल कोरियोग्राफ्ड है, बहुत सोची समझी है, वेल फंडेड बाय आउटसाइड कंट्री, और इसका पर्दाफाश होना है और अभी होगा। 5 राज्यों से खबर आ रही है और राज्यों से आएगी, पता चलेगा पूरे भारत देश में ये हर जगह पर एक मूवमेंट, एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है और उनके अनगिनत रूप हैं और ये लोग लाखों में हैं जिनको ये जॉब दिया गया है कि कन्वर्ट हिंदू गर्ल इनटू डिफरेंट रिलीजन। धर्म परिवर्तन को लेकर एक और विवाद सामने आया है। 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में माहौल बेहद गर्म है। सिख समुदाय के लोगों का आरोप है कि उनकी बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और आज इसी को लेकर सिख नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की है। सिख नेताओं की मांग है कि जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अध्यादेश लाया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी। रेड्डी साहब, आज जो है कुछ सिख संगठन से जुड़े हुए लोग आपसे मिले थे, जो धर्मांतरण हुआ है उसकी जो है मांग को लेकर के कि अध्यादेश लाया जाए, लेकिन इस सबके बीच में यूपी में तो और ज़्यादा बड़ा जो धर्मांतरण की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या जानकारी निकल के सामने आई है, कैसे चल रहा था ये सब? ये ज़्यादा नहीं है, पहले से भी है, देश में लगातार बहुत सालों से ये चल रहा है धर्मांतरण का काम। हमारा सरकार आने के बाद जो धर्मांतरण के लिए इलीगल विदेशों से पैसे आता था उसके ऊपर हम बहुत कुछ रोक लगाए, वो उसका पूरा हमारे विजिलेंस में थे। आने वाले दिन में और इसको रोकने के लिए और प्रयास करेंगे, क्योंकि हज़ारों करोड़ देश में इलीगल आता था, उसको भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुछ उसके ऊपर विजिलेंस लगाकर रोकने के लिए प्रयास कर रहे। मगर जो भी फिर भी विदेशों से पैसे से होता, इंटरनली होता है, मगर कुछ जगह होता है, लगातार ये बहुत सालों से चल रहे। मगर एक ही विषय है, जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, गन पॉइंट लगाकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यही बताया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आने वाले दिन में इसमें भारत सरकार के द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अभी तक अलग अलग कदम उठाए, इसलिए भारत सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मगर स्टेट गवर्नमेंट्स को आज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में और क्या कदम उठाना चाहिए वो लोग सोच के कदम उठाएंगे। आपने कहा मास कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, लेकिन यूपी की जो घटना है वहाँ तो जो 1000 से ज़्यादा लोगों का नाम अब तक सामने आ चुका है और जो परिवार हैं जिनके बच्चे जिनको कन्वर्ट किया गया है बहला फुसला करके, कुछ ये दिखा करके कि आपका भविष्य अच्छा होगा, तो वो परिवार कह रहे हैं कि उनके जो बच्चों के पास में ISI से तक पाकिस्तान से भी कॉल आ रहे थे। ये तो गंभीर और गंभीर मामला हो जाता है। नहीं, अभी बहुत आप कंपेयर किए तो मैं बताना चाहता था, आप 10 साल के अंदर, 10 साल के पहले क्या स्थिति था, आज कन्वर्शन के क्या स्थिति है देश में, आप कोई स्टेट से रिपोर्ट मंगाइए। मगर आज बहुत हम रोक लगाए हमारा सरकार आने के बाद, इलीगल जो पैसे आता था हज़ारों करोड़, उसके ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल लगाया, उसके ऊपर हिसाब मांग रहे, कितना पैसे आया, किधर खर्च किया है। भारत सरकार इस विषय पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी व्यक्तियों को, सभी संस्थाओं को हम हिसाब मांग रहे। इलीगल पैसे बताकर मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, इस विषय पर पूरा ध्यान भारत सरकार दे रही है। सर, यूपी की घटना को लेकर भी कोई रिपोर्ट या कोई जानकारी सामने आई है, खासतौर पर यूपी, क्योंकि एक बड़ा मामला है? नहीं, सभी इश्यूज पर जो जरूरी है वो जरूरी लेते हैं। हर विषय पर भारत सरकार आक्षेप नहीं करते हैं, जो जरूरत पड़ती है, जो जरूरी है, इस विषय पर भी हम रिपोर्ट लेते हैं। गृह राज्य मंत्री से मिलने वाले सिख नेताओं में मनजीत सिंह जीके भी शामिल थे। उनसे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने खास बातचीत की। क्या है उनकी मांग, आप सुनिए। मांग रखी है ऐसा है कि जो आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे 2 बच्चियों का तो लेटेस्ट मामला है,
लेकिन मैं कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत मसले हो चुके हैं बच्चियों के, जिसकी लड़ाई हमने लड़ी, बच्चियों को बचाया। वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनको फुसलाया जाता है, उन पे प्रेशर डाला जाता है, उनके परिवार पे, भाइयों पे, पेरेंट्स पे प्रेशर डाला जाता है। ये मसला जो अब हमारे सामने आया कि बंदूक की नोक पे किया गया, कोर्ट के अंदर लड़की के पेरेंट्स को नहीं जाने दिया, मैं ये समझता हूँ कि ये इशू जो हम आज राज्य गृह मंत्री साहब के पास लेके आए हैं कि एक्ट बनने में भी टाइम लगेगा, आप ऑर्डिनेंस बनाएं, ऑर्डिनेंस करके इमीडिएटली इसको लागू करें, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। हम इसकी डिमांड करते हैं। साफ तौर पर अगर हम बात करते हैं सिख संगठनों की जिन्होंने मुलाकात की है, जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री, तो उनका ये कहना है कि फिलहाल इस वक्त के लिए सबसे बड़ा इशू यही है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 2 सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है और अब मांग ये की जा रही है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही जम्मू कश्मीर में भी बनाया जाए धर्मांतरण को लेकर के कानून, और जब तक कानून बनने में वक्त लगता है तो केंद्र सरकार एक अध्यादेश ला करके इसको लागू करे। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। और जिस 18 साल की एक लड़की के घर वालों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था, वो अब परिवार वालों के पास आ गई है। श्रीनगर में आज उसकी शादी भी हुई है। गुरुद्वारा में सिख रीति रिवाज के साथ इस लड़की का विवाह संपन्न कराया गया। शादी के बाद पति के साथ वो दिल्ली आ गई है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर है कि सिख संगठनों ने पति पत्नी के रहने और नौकरी का इंतजाम किया है। धर्म परिवर्तन के इस मामले में नजीर भट्ट नाम का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की। बिहार के किशनगंज में नीतीश के विकास मॉडल की पोल खुली। पुल नहीं होने की वजह से गोद में उठाकर दुल्हन को नदी पार कराया दूल्हे ने। एक दुल्हा है और एक दुल्हन है। वीडियो में दुल्हन को दूल्हे ने कंधे पर उठा रखा है। देखने में तो ये तस्वीरें बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन ये दिलचस्प तस्वीर बिहार की बेबसी की भी तस्वीर है। सबसे पहले इस तस्वीर को समझ लीजिए, फिर बेबसी के बारे में बात करेंगे। और दूल्हे के कंधे पर दुल्हन की इस तस्वीर को समझने के लिए थोड़ा पहले चलना होगा। एक नाव है जिस पर कुछ लोग सवार हैं। दूल्हा दुल्हन भी इसी नाव से नदी पार कर रहे थे। नाव अचानक पानी में फंस गई और लोगों को पैदल ही नदी के किनारे जाने की नौबत आ गई। इसके बाद दूल्हे ने अपनी गोद में दुल्हन को उठाया और फिर पानी में चलने लगा। ये नजारा देखकर लोग उत्साहित हो उठे। वायरल वीडियो किशनगंज के कनकई घाट का है। बिहार की तस्वीर उस बदहाली को बयां कर रही है जहां आज भी लोग नदी में पुल नहीं होने की वजह से इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बिहार का इलाका हर साल बाढ़ और बारिश की बेबसी झेलता है और यहाँ के लोग इस बेबसी में जीने के आदी हो चुके हैं। लेकिन ये तस्वीर मुंह चिढ़ाती है नीतीश कुमार के उस विकास मॉडल की, जिसकी तारीफ करते उनके नेता और खुद नीतीश कुमार थकते नहीं हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल बीजेपी की कार्य समिति को संबोधित कर रहे हैं। सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं। 2016 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली थी और हमारा वोट एवरेज 10.16% था। और अगर हम 2019 को याद करें तो हमारे को 40.25% वोट मिला और 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गईं और लगभग हमको 2,30,00,000 वोट आए थे। और जब हम विधानसभा के चुनाव की बात करें तो हमारा वोट प्रतिशत 38.1%
प्रतिशत रहा और 2 करोड़, सवा 2 करोड़, 2 करोड़ 27 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को आए और 3 से छलांग लगाकर हम 77 पर जाकर के पहुंचे। 77 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक लंबी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और कोई मैदान में नहीं रह गया। सामने टीएमसी और लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी। 3 दशक तक रहने वाली सीपीएम समाप्त हो गई। 2.5 दशक तक रहने वाली कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विपक्ष के रूप में बनकर के आई है। मैं मानता हूं कि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर इतने छोटे काल में इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी है तो अगले 5 साल में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने में एक लंबी छलांग लगा करके अगली बार यह सरकार में बैठी हुई पार्टी बनेगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।